हेलो रेप्लिकेटर्स, वेलकम बैक टू बायोफिजिकल टेक्निक्स लेक्चर सीरीज। तो आज के इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपी एंड बायोफिजिकल टेक्निक्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें कुछ टेक्निक्स ऑलरेडी कवर की है मैंने, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस और क्रोमेटोग्राफी। मेनली ये दो ब्रॉड टॉपिक्स है जो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें मैंने वो सारी चीज़ें डिस्कस करी है जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो वो ज़रूर जाके देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बहुत सारे बच्चे माइक्रोस्कोपी का वेट कर रहे थे, टेक्निक्स के लेक्चर की शुरुआत करने का फिर से वेट कर रहे थे, तो आप सबका इंतज़ार खत्म हो गया है। और आज के इस लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है, ठीक है? और बहुत ही ब्रॉड टेक्निक है, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी हम पढ़ते हैं या आप इन फ्यूचर यूज़ करने वाले हो, चाहे वो लाइट माइक्रोस्कोपी में फ्लोरोसेंस हो, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड। आजकल ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड बहुत ही बेसिक लेवल पे यूज़ होती है, और मेनली फ्लोरोसेंस, कॉन्फोकल, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। बट और भी एडवांस्ड लाइट माइक्रोस्कोपी आ चुकी है, ठीक है? वो उन सब चीज़ों के बारे में अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है? कुछ एडवांस्ड माइक्रोस्कोप मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, टेम, सैम, और भी इसके वेरिएंट्स होते हैं। एटॉमिक फ़ोर्स माइक्रोस्कोपी, तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है माइक्रोस्कोपी का। बट इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये माइक्रोस्कोपी ना, अगर ये लेक्चर आप पूरा फ़ॉलो करोगे, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारी की सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। तो शुरू करें फिर, है ना? तो आज जो है वो माइक्रोस्कोपी का पार्ट 1 हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है। तो माइक्रोस्कोपी ब्रॉडली जो है ना, ब्रॉडली वो कुछ 3 से 4 डिफरेंट टाइप की माइक्रोस्कोपी होती है, ठीक है? ब्रॉड की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, और फ्रीज फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है? अभी हम एक-एक करके बात करेंगे क्लासिफिकेशन में। सबसे पहले बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी की। तो लाइट माइक्रोस्कोपी आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, कॉनफोकल माइक्रोस्कोप, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसको आप डीआईसी बोलते हो, ठीक है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की होती है, जैसे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको टैम बोलते हो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको आप सैम बोलते हो, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्रायो ईएम बोलते हैं शॉर्ट में, स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको आप स्टेम बोलते हो, एंड इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी इज आल्सो कंसिडर्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी सिंगल है, इसको हम अकेले ही डिस्कस करेंगे, और ये फ्री फ्रैक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी की सारी माइक्रोस्कोपी हम डिस्कस करने वाले हैं इस माइक्रोस्कोपी के लेक्चर सीरीज में। और हाँ, ये तो है ही, इसके अलावा मैं आपको एक कुछ बोनस माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? जो कि अभी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है रिसर्च में स्पेशली। और अच्छी अच्छी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़, आप पेपर्स देखोगे, अगर आप आर्टिकल फॉलो करते हो, रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च आर्टिकल्स फॉलो करते हो, उसमें बहुत एडवांस लेवल के माइक्रोस्कोपी यूज़ हो रही है। जैसे कि आपने नाम अगर सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, स्टैड हो गया, स्टॉर्म हो गया, ठीक है? उसके बाद सिम हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की माइक्रोस्कोपी है। तो ये आपके लिए बोनस होगी मेरी तरफ से। ये आपको बहुत कम जगह पर अभी मिलेगा जानने को, पढ़ने को, बट मैं ये आपको ये सारी माइक्रोस्कोपी भी डिस्कस करूँगा इस सीरीज़ में, ठीक है? इसके अलावा एक और माइक्रोस्कोपी डिस्कस करूँगा, जो मैं खुद अभी कर रहा हूँ, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन माइक्रोस्कोपी, जो मैं खुद में अपनी रिसर्च में यूज़ करता हूँ, एक्सपेंशन माइक्रोस्कोपी। ठीक है? ये बहुत ही फ़ैसिनेटिंग है, मज़ेदार है, मज़ा ही आ जाएगा। और इसके अलावा मैं स्टैड भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम इतनी सारी चीज़ें तो एक साथ डिस्कस कर नहीं पाएँगे, कि बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, मैं भी थक जाऊँगा और आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है? तो छोटा करते हैं आज के लेक्चर को, और आज के लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी की, जिसमें हम समझेंगे बहुत सारी बेसिक चीज़ें माइक्रोस्कोपी की, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आप एडवांस माइक्रोस्कोपी समझना चाहते हो। तो आगे चल के आपको कभी दिक्कत ना हो,
आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए आज के इस लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी पे। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को कई बार इन दोनों टर्म में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में मेनली लाइट माइक्रोस्कोपी की, जिसमें दो माइक्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। तो शुरू करें फिर लेक्चर, तैयार हो, है ना? तो ठीक है, अभी ना एक फ्लो में बैठना और पढ़ना, ठीक है, और नोट्स बनाते बनाते चलना साथ में, ठीक है। बीच में ब्रेक ले सकते हो, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको कि जब भी आप लेक्चर फॉलो करो, मेरा किसी का भी, अपने नोट्स खुद बनाओ लेक्चर के साथ साथ, ठीक है। या एक बार पूरा लेक्चर फॉलो कर लो और समझ लो पूरा का पूरा, दूसरी बार जब लेक्चर लेके बैठो तब नोट्स बनाओ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में अच्छे से समझो, ठीक है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। हाउ स्मॉल कैन द नेकेड आई सी? ठीक है, आप अपनी इन खूबसूरत आंखों से कितनी छोटी से छोटी चीज देख सकते हो? भाई देखो, मैंने अगर अपना चश्मा उतार दिया तो मेरे को तो बहुत सारी चीजें वैसे ही मेरे लिए अनदेखी से हो जाती है, मतलब, है ना? बट जोक्स अपार्ट, कितनी छोटी से छोटी चीजें आप अपनी इन आंखों से, अपनी खूबसूरत आंखों से देख सकते हो? क्या आपको पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं पता था, बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि हम देख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर तक। इतनी छोटी चीज हम देख सकते हैं, बट इससे छोटी चीज हम नहीं देख सकते अपनी इन आंखों से। उसी के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। क्यों? क्योंकि जब ये क्या किस रेंज में चला जाएगा, ये 0.1 मिलीमीटर का मतलब हो गया लगभग 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। 100 माइक्रोमीटर यहाँ तक तो आप देख सकते हो, लेकिन इसके आगे आप चीजें और छोटी चली गई, मतलब माइक्रोन्स में चली गई, माइक्रो साइज में चली गई। तो वो माइक्रो साइज की चीजों को देखने के लिए, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सारे के सारे माइक्रोनिजम्स माइक्रोमीटर्स में होते हैं, बहुत ही छोटे, तो उन सब को देखने के लिए आपको जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोप की, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। तो अगर आप माइक्रोस्कोप वर्ड को समझो, तो ये दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है भाई। देखो, माइक्रो का मतलब स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है एम। ओके, व्हेन वी एम to look smaller organisms which we cannot see with our eyes, we have to use microscope. Clear? ठीक है, अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि एक आइडिया मिल जाए, ठीक है, कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है। तो भाई हमारी कैपेबिलिटी सिर्फ यहीं तक है, इस तक। आप 100 माइक्रोमीटर तक देख सकते हो, 100 माइक्रोमीटर के साइज तक देख सकते हो। इससे आगे जाने के लिए आपको लाइट माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप भी यहीं तक जा सकता है, 200 नैनोमीटर तक इसका जो रेंज होता है, एबिलिटी होती है 200 नैनोमीटर तक। फिर उसके आगे जाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये है, तो जितना ज्यादा छोटा चीज आप देखने की कोशिश करोगे, आपको उतना ही एडवांस लेवल की माइक्रोस्कोपी चाहिए होगी। इसीलिए जरूरत है बेसिक भी पढ़ना और एडवांस भी पढ़ना, ठीक है। चलो, इसके बाद अभी हम धीरे धीरे बेसिक की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों टर्म्स को समझ लो, ठीक है, क्योंकि आप चाहे कितना भी एडवांस पढ़ लो, लेकिन कभी कभी इंटरव्यूज में ऐसे बेसिक क्वेश्चन फंस जाते हैं ना, जिसका हम हमें आइडिया तो होता है, बट हमारे पास एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता कि एग्जैक्टली उसको डिफाइन कैसे करना है, ठीक है। तो आपको बेसिक भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की, तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू व्यू टाइनी, मतलब छोटी, इनविजिबल मतलब अनदेखी, एंटिटीज मतलब चीजों को, विच इज इम्पॉसिबल टू विजुलाइज विद नेकेड आई। ऐसी छोटी अनदेखी चीजें जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक इंस्ट्रूमेंट की, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। समझ में आया? है ना? बहुत अच्छे। दूसरा टर्म है माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप तो इंस्ट्रूमेंट है, बट माइक्रोस्कोपी क्या है? इट्स इन टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है, ओके, विच मेक्स द इनविजिबल थिंग्स विजिबल। ये एक टेक्नोलॉजी है जो ऐसी चीजों को हमें दिखा पाता है जो हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख पाते। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो अब हम
सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक्स में। बेसिक दैट इज प्रिज्म। ठीक है। प्रिज्म इज द बेस ऑफ माइक्रोस्कोपी। क्यों? अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये है प्रिज्म। ठीक है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा प्रिज्म के बारे में। माइक्रोस्कोपी जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रिज्म से ही शुरुआत होती है। ठीक है। तो प्रिज्म पे मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रॉ कर दी और एक परपेंडिकुलर लाइन इधर ड्रॉ कर दी। जो ये क्या है, ये नॉर्मल बोलते हैं इसको। नॉर्मल। ठीक है। अब जब प्रिज्म पे लाइट रेज पड़ती है, ये क्या है? लाइट रेज। ठीक है। तो जब ये प्रिज्म पे लाइट रे पड़ती है तो ये प्रिज्म पे पड़ते ही जब ये अंदर की तरफ एंटर करती है तो ये बेंड हो जाती है। बेंड हो गई है। बेंड किधर? बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। देखो, ये नॉर्मल लाइन के टुवर्ड्स बेंड हो गई। ठीक है। अभी और जब ये फिर बाहर निकलेगी तो ये फिर से बेंड हो जाएगी। फिर से बेंड हो जाएगी, बट अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बाहर क्या है? एयर। ठीक है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। ओके। और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मोर देन 1। याद रखना हमेशा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, ओके, तो लाइट की जो रेज है वो उस के अंदर जाते ही स्लो हो जाती है, और जब वो स्लो हो जाएगी तो वो बेंड हो जाएगी। और जब वो फिर से बाहर निकलेगी एयर में तो फिर से वो क्या होगी, अपनी नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगी। तो फिर से वो नॉर्मल के अवे हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर ये प्रिज्म का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। यही चीजें आपको अभी आगे समझ में आएंगी और अच्छे से। ठीक है। अभी देखो, प्रिज्म आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे हमें समझना है अब लेंस के बारे में। लेंस। मैंने आपको प्रिज्म क्यों समझाया पहले? कुछ तो रीजन होगा। वो रीजन ये है कि जो लेंस होता है ना, ये कलेक्शन ऑफ प्रिज्म होता है। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रिज्म। मतलब बहुत सारे प्रिज्म मिला दोगे ना एक साथ तो आपका लेंस बन जाएगा। ठीक है। अब लेंस आपने पढ़ा होगा अपने 9 10th 11 12th में की फिजिक्स में कि दो तरीके के लेंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका ये वाला, नाम बताओ। और एक होता है ये वाला, नाम बताओ। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। याद आ रहा है? इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है। याद करो जरा। आप बता सकते हो इन दोनों लेंस में से कौन सा लेंस माइक्रोस्कोप में यूज होता है? सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो। अगर पॉज करो वीडियो को और सोचो। नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, माइक्रोस्कोपी में यूज करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। कॉनकेव यूज नहीं करते, हमेशा याद रखना। माइक्रोस्कोपी में हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। किसी एंट्रेंस एग्जाम में आपसे कोई पूछ ले या इंटरव्यू में पूछ ले, बहुत ही बेसिक है और यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है। कैसे याद रखोगे कि जब भी कॉन्वेक्स लेंस पे लाइट रेस पड़ेंगी यहाँ पे ऐसे, तो ये कन्वर्ज हो जाएंगी, ऐसे कंडेंस हो जाएंगी। ठीक है। और माइक्रोस्कोप में लेंस का काम ही क्या होता है? लाइट्स को कंडेंस करना, कन्वर्ज करना। किसकी तरफ? आपके ऑब्जेक्ट की तरफ। फोकस करे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है। और वो कौन करवाता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ज करती है, हमेशा डाइवर्ज करती है। तो ऐसे लेंस का क्या काम? जो हमारा काम ना करे, आसान। ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी में हमेशा यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ये चीज समझ में आ गई? कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चीज समझेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है फोकल लेंथ। क्या समझेंगे? फोकल लेंथ। देखो यहाँ पे ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में सिर्फ बात करेंगे। ओके। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे अभी ये देखो। अब यहाँ पे क्या है कि जब इस पे लाइट रेस पड़ती है इस तरीके से, ठीक है, ये कन्वर्ज कर देता है।
इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये फोकस किस पे कर रहा है? यहाँ पर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, करेक्ट। इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट। ओके, और ये जो ये जो लेंस से लेकर फोकल पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, ये वाला, इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ओके, फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट हमेशा याद रखना। फोकल लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारी चीजें अभी आगे निर्भर करेंगी। फोकल लेंथ याद रखना। फोकल लेंथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और बढ़ाते हैं, क्योंकि इसी पे मेन माइक्रोस्कोपी का कंसेप्ट बेस्ड है। ओके, क्या कंसेप्ट बेस्ड है? फोकल लेंथ इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फोकल लेंथ क्या है कि इमेज, आप माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोप जो भी आप यूज कर रहे हो, वो इमेज जो मैग्नीफाई कर रहा है, कितना मैग्नीफाई कर रहा है, वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ स्मॉल होगा तो आपकी इमेज बहुत मैग्नीफाई हो जाएगी, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। और अगर फोकल लेंथ लार्ज होगा, बहुत ज्यादा फोकल लेंथ होगा, तो लेस मैग्निफिकेशन। याद रखना हमेशा, जितना छोटा फोकल लेंथ होगा उतनी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। समझ रहे हो? अब समझते हैं कैसे, डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। तो फिर से बनाते हैं, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस एक बनाया हमने, ठीक है। ओके, ये बनाया हमने। अब देखो, मान लो कि आपका ये है फोकल पॉइंट। क्या है ये? फोकल पॉइंट, ठीक है। और फोकल पॉइंट बना दिया हमने। अब यहाँ पर देखो, लाइट रेस पड़ी, यहाँ पे ये बेंड हो गई, यहाँ पे ये पड़ी, ये बेंड हो गई, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो देखो, आपकी इमेज यहां बनेगी, ये आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। ओके, अभी हम फोकल लेंथ बढ़ाते हैं थोड़ा सा, फिर आपको समझ में आएगा। मान लो मैं फोकल लेंथ यहाँ पे कर देता हूँ, दूसरे कलर से लेते हैं ताकि आपको कंपैरिजन अच्छा हो जाए। यहाँ पे मैंने अब फोकल पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे रेस पड़ी और इस पे ये पड़ी, यहाँ से ये पड़ी। ओके, तो ये देखो इमेज कैसी बनी, छोटी बनी इमेज। जब फोकल लेंथ बढ़ा रहे हो, देख रहे हो, ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है? हाई। फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है? स्मॉल। जब फोकल लेंथ स्मॉल है तो इमेज मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड। और जब फोकल लेंथ हाई है तो स्मॉल मैग्निफिकेशन अचीव हो रही है, स्मॉल मैग्निफिकेशन। तो हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ कम तो मैग्निफिकेशन ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा तो मैग्निफिकेशन कम, उल्टा होता है, ठीक है। आई होप आपको ये फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी आगे चलेंगे, आगे हमें क्या समझना है? आगे हमें समझना है कि जो लाइट है, आपको ऑलरेडी पता है कि लाइट ट्रैवल्स थ्रू द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन मतलब कि आपका ऑब्जेक्ट, वो बैक्टीरियल सेल हो सकती है, वो वायरल एंटिटीज हो सकती है, या वो यूकैरियोटिक सेल लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका सैंपल है, टिश्यू हो सकता है। तो
उसको माइक्रोस्कोप से आप जब देखने की कोशिश करोगे, तो कोई भी माइक्रोस्कोप आप यूज करोगे तो उसमें एक सोर्स होता है, चाहे उस सोर्स से चाहे लाइट निकलेगी चाहे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, चाहे अगर लाइट निकल रहा है तो वो लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे लाइट, वो आपके स्पेसिमेन से होकर गुजरेगा। तो अभी हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो लाइट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेसिमेन। ठीक है, अब जब ये स्पेसिमेन के थ्रू ट्रैवल कर रहा है तो ये किस किस तरीके से स्पेसिमेन से कांटेक्ट करता है, उसी पे माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है, ये जो स्पेसिमेन से टकराने का तरीका है लाइट का, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। वो ट्रांसमिशन हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, डिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है। इसी के बेसिस पे माइक्रोस्कोपी का टाइप बदल जाता है। समझ रहे हो आप किस तरीके से लाइट रेज स्पेसिमेन से कांटेक्ट कर रही है, उसी के बेसिस पे अलग अलग टाइप की माइक्रोस्कोपी हो जाती है। तो अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, डिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये आपका स्पेसिमेन हो गया, ये जो आप देख रहे हो ब्लॉक, ये आपका स्पेसिमेन हो गया। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि क्रॉस करके स्पेसिमेन को लाइट रे निकल जाए बाहर की तरफ। ठीक है, ओके। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि वो क्रॉस ना कर पाए और स्पेसिमेन के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए लाइट। ओके। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइट जब स्पेसिमेन पे पड़े तो फैल जाए, डिफ्रैक्ट हो जाए, छितराना बोलते हैं हमारी तरफ बिहार में, छितरा जाता है। ठीक है, आप में से कोई बिहार से तो बताना आपकी तरफ भी छितराना बोलते हैं कि नहीं। तो छितरा जाती है लाइट, फैल जाती है, डिफ्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद रिफ्रैक्शन हो जाए, मतलब कि अपने पाथ से भटक जाए, रिफ्रैक्ट हो जाए। आपको अपने पाथ से क्या नहीं होना है, भटकना नहीं है, रिफ्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो ये चार अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ओके, इस तरीके से लाइट्स जो है वो आपके स्पेसिमेन से बातचीत करती है, कांटेक्ट करती है और इस तरीके से बिहेव करती है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो। ठीक है, ओके। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और मजा आ रहा है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, अभी और मजा आएगा। ठीक है, तो है ना, तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप कैसा होता है। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है ना, कि एक ही मैग्नीफाइंग लेंस होती है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ओके, ये है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ पर इस सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक ही लेंस है जिसको आप ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब वो लेंस जो आपके ऑब्जेक्ट के करीब है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखते हो इस जगह पर, स्टेज पर, और उसी के ऊपर जस्ट रहता है लेंस, इसलिए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, बट जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होता है, जो कि आज का मॉडर्न माइक्रोस्कोप है, आज की जितने भी माइक्रोस्कोप हैं वो सब के सब कंपाउंड है, हमेशा रखें। क्यों? क्योंकि दे ऑल हैव मोर देन वन लेंसेस इन कॉम्बिनेशन। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे, जैसे कि ये आई पीस, यहाँ पर देखो आई पीस ही नहीं है, मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर ये आई पीस है जिसको आप ऑक्यूलर लेंस ही बोलते हो। आई पीस का मतलब जो आपकी आंखों के पास है, जहाँ से आप देखते हो माइक्रोस्कोप में, इसलिए उसको आई पीस बोलते हैं। दूसरा लेंस आपको पता ही है, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि आपके ऑब्जेक्ट के पास होता है, जस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। और तीसरा लेंस होता है आपका कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस क्या, यहां से इस कंडेंसर लेंस के जस्ट नीचे लाइट सोर्स होती है, लाइट ऊपर की तरफ जाती है, तो ये कंडेंसर लेंस क्या करता है, लाइट को ऑब्जेक्ट की तरफ कंडेंस करता है, कन्वर्ज करता है, दिशा दिखाता है, सही दिशा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जोकिंग। चलो आगे चलते हैं। तो ये आज की जितने भी हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं वो सब के सब क्या है, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। व्हाई? Because all these compound microscopes consist more than one lenses in combination. They all work in combination. Got it? Very good. अब हम यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा आईपीस, ऑब्जेक्टिव लेंस और कंडेंसर लेंस के बारे में। ओके, तो
याद रखना, यहाँ से ना कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, मैंने कई एग्जाम्स में देखे हैं। अभी मैं बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। आईपीएस का जो मैग्नीफाइंग पावर होता है मोस्ट केसेस में 10x होता है। मतलब वो 10 गुना बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा सकता है वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज को। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव लेंस, अब यहाँ पे देखो फोकल लेंथ याद है, मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है ना। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉलर फोकल लेंथ देन आईपीस। अब जब फोकल लेंथ स्मॉलर हो जाएगा तो मतलब इस ये पावरफुल हो गया है आईपीस के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्मॉलर फोकल लेंथ देन आईपीस। जब फोकल लेंथ स्मॉल हो जाएगा मतलब उसका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ गया। इसीलिए ऑब्जेक्टिव लेंस इज पावरफुल देन आईपीस, क्योंकि आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होता है इसलिए उसका मैग्नीफाइंग पावर कम होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ कम होता है इसलिए उसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होता है। ओके। इमेज इज मैग्नीफाइड मेनली ड्यू टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। जो इमेज मैग्निफिकेशन होता है ना, वो उसका जो रीजन है वो मेनली ऑब्जेक्टिव लेंस ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास होते हैं ऑप्शन। आपने देखा होगा, आई डोंट नो आपने कितने, आप में से कितने लोगों ने माइक्रोस्कोप यूज किया है। आज माइक्रोस्कोप तो बहुत ही बेसिक है ना, मोस्टली लैब में होता है। तो आप देखना कभी मौका मिले तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो यहाँ पर जो लगे दिख रहा है आपको, एक दो तीन, ये घूमते हैं, चेंज होते हैं ये। तो ये जो अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे जो अलग अलग दिख रहा है आपको, ये एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तीन दिख रहे हैं। मोस्टली तीन ही होते हैं। तो ये तीनों अलग अलग मैग्निफिकेशन के होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ में 10 20 40 होगा, किसी किसी में 20 40 60 होगा, किसी में 40 60 100 होगा। ठीक है। बट जो बेसिक माइक्रोस्कोप्स आते हैं लैब में, वो 10 20 40 के होते हैं। ठीक है। 10x 20x 40x। जो एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी, हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी होती है, कॉन्फोकल फ्लोरेसेंस, उनमें आपको 100x और 60x का ऑप्शन मिलता है। बट जो लैब में आपके टिश्यू कल्चर वगैरह, सेल कल्चर में जो माइक्रोस्कोपी रखी होती है, उसमें मोस्टली में 20x तक होता है, 10x 20x। ठीक है। कंडेंसर लेंस का काम क्या होता है? इट इज यूज टू फोकस द लाइट फ्रॉम लाइट सोर्स ऑन द स्पेसिमेन। नीचे ये हो गया आपका लाइट सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिमेन रखा है मान लो, और यहाँ पे कंडेंसर लेंस रखा है। तो ये जो लाइट निकल रही है ना, ये जो लाइट निकल रही है, कंडेंसर लेंस क्या कर रहा है? इसको फोकस कर रहा है यहाँ स्पेसिमेन के ऊपर। यही इसका कंडेंसर लेंस का काम होता है। ठीक है। अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा था, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल मैग्निफिकेशन। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है कि टोटल मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करो, और वो बता देगा आपको कि भाई आई पीस का मैग्निफिकेशन 10x है और ऑब्जेक्टिव का आपका 60x है, तो उसका टोटल मैग्निफिकेशन तो कुछ नहीं करना, आपको इंटू कर देना है। 10x इंटू 60x, 600x हो जाएगा उसका टोटल मैग्निफिकेशन। तो जो भी मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है उसको इंटू कर दो। ठीक है। इस तरीके से टोटल मैग्निफिकेशन निकल जाता है। ओके। तो अभी हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। ठीक है। मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। मतलब अभी यहाँ पे अगर आपको इमेज और ऑब्जेक्ट में भी कंफ्यूजन होती है, तो हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रियल। रियल ऑब्जेक्ट जो आपका सैंपल है उसे आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। ठीक है, ओके। और जो माइक्रोस्कोप आपको दिखाता है मैग्नीफाई करके, उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, हम फोटोग्राफी करते हैं कैमरे से। ठीक है। तो अगर आप मेरी फोटो क्लिक कर रहे हो ना, तो मैं ऑब्जेक्ट हूं, आप मेरे को इमेज नहीं बोलोगे। कोई इंसान इमेज नहीं होता। जब उसकी फोटो क्लिक हो जाती है और वो क्लिक होने के बाद जो फोटो आपके फोन में होती है, आप उस फोटो को इमेज बोलते हो। वैसे ही माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन होता है, जो सैंपल होता है, उसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो। जब उस पे फोकस करके उसको बड़ा करके जो माइक्रोस्कोप आपको दिखाता है, वो वर्चुअल होता है, वो असली नहीं होता। वो बड़ा करके जो दिखाता है उसको इमेज बोलते हैं। ठीक है। तो क्या हो रहा है? मैग्नीफाई हो रहा है, इसीलिए है रेशियो ऑफ द इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज से एक्चुअली जो इमेज बना है कितना टाइम मैग्नीफाई हुआ है, कितना टाइम बड़ा हुआ है, वही मैग्निफिकेशन है। ठीक है। तो
जैसे यहाँ पर आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है इस जगह पर, छोटा सा कुछ दिख रहा होगा, है ना? वैसे तो नहीं दिखना चाहिए क्योंकि हम माइक्रोस्कोप यूज़ ही तब करते हैं जब हमें नहीं दिखता। तो मैं आपको यहाँ पे एक कांसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है और कैसे निकाला जाता है। तो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा और हम अपने आँखों से देखेंगे आईपीस की हेल्प से, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस की हेल्प से। आप यहाँ पे सिर्फ कांसेप्ट समझो। मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, आईपीस ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। तो देखो यहाँ पे कि जो ये वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है? ये इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं उसको, ठीक है? और जो इमेज और ग्लास लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, ठीक है? तो इसका जो मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई पीस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम आई पीस मतलब ये बड़ा वाला डिस्टेंस, ये वाला, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, जो आपका यहाँ पे स्पेसिमेन है, नीचे आएगा वो। तो इस तरीके से आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो, मतलब कितने गुना आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होके दिख रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे अगर ये वाला जो डी आई है वो अगर मान लो 8 है और ये जो डी ओ है मतलब ऑब्जेक्ट ये अगर 2 है तो 8/2 इजक्वल्स टू 4 टाइम्स मैग्नीफाई करके दिखा रहा है आपका ये माइक्रोस्कोप आपकी ऑब्जेक्ट को। क्लियर? चलिए आगे चले। अभी यहाँ पे ना मैं आपको रिजोल्यूशन की तरफ लेके चलूंगा कि रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है और उसका फॉर्मूला कैसे समझते हैं। आसान करके फॉर्मूला समझाऊंगा आपको, हर एक कंपोनेंट को ब्रेक करके समझाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको इजी तरीके से समझाना चाहता हूँ द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन, ठीक है? तो देखो, जरूरी नहीं है कि आप किसी इमेज को जूम करोगे, बड़ा करोगे तो उसका रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा, बल्कि रिजोल्यूशन घटता है, फटने लगती है इमेज बड़ा करते हो तो। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये छोटा इमेज है, आप इसको बड़ा करो, बड़ा कर रहे हो लेकिन ये थोड़ा ब्लर 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 दिख रहा है, मतलब इसका रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है ना? बोलते हैं ना कि यार तेरे फोन का रिजोल्यूशन अच्छा नहीं, ले मेरे फोन से खींच, करते हैं ना वैसा। या अरे अरे अपना फोन दो यार फोटो खींचो, तेरी फोटो फोन में फोटो बड़ी अच्छी आती है, क्यों? क्योंकि तेरे फोन का मेगापिक्सल बहुत ज्यादा है, तेरे फोन का हाई मेगापिक्सल कैमरा है। बोलते हैं तो वही रिजोल्यूशन है, कितने पिक्सल्स, पिक्सल्स ज्यादा होने चाहिए तब जाके रिजोल्यूशन बढ़ता है। तो जैसे पिक्सल का मतलब समझ लो यहाँ पे, आसानी होगी माइक्रोस्कोप समझने में। पिक्सल क्या होती है? पिक्सल है यूनिट ऑफ इमेज, यूनिट ऑफ अ डिजिटल इमेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज। तो मतलब कोई भी आप इमेज देखते हो, जैसे अगर आप ये इमेज देख रहे हो ना ये बॉक्स की, तो ये बहुत सारे छोटे 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 ग्रिड से मिलके बना है, मतलब छोटे छोटे पिक्सल से मिलके बना है। ये एक पिक्सल है, ये दूसरा पिक्सल है, ये तीसरा पिक्सल है, चौथा पिक्सल है, ऐसे बहुत सारे पिक्सल से मिलके बना है। तो अगर कोई इमेज ज्यादा पिक्सल की है, जैसे ये वाली मान लो, ठीक है, तो ये ज्यादा क्लियर आपको दिखाई देगी। बट अगर यहाँ ही पे एक बगल में एक इमेज जिसमें ये सिर्फ 4 ही पिक्सल है, तो जब आप इसको जूम करोगे तो ये फटने लगेगी, ब्लर होने लगेगी, ठीक है? ओके, तो पिक्सल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल, ये देखो, मैं इसको जूम करूंगा बट देखो इसकी क्लियरिटी देखो कंपेयर टू दिस अपर वन, कितना ज्यादा ये साफ सुथरा क्लियर दिखाई दे रहा है। तो मतलब इस इमेज का जो रिजोल्यूशन है वो बहुत अच्छा है, जिस भी माइक्रोस्कोप ने इसको मैग्नीफाई करके दिखाया है, ठीक है? ये माइक्रोस्कोपिक इमेज नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब जिस भी कैमरे ने ये फोटो खींची है, मान लो ये मिकी माउस जो भी है ये, उस कैमरे का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। मतलब रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू सेपरेट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आपको दो, ये तो टच हो गया, यहाँ पर आपको दो सर्कल दिख रहे हैं, इनके बीच में ना थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है?
लेकिन अगर दो माइक्रोस्कोप है, एक का लेस रिजॉल्विंग पावर है और एक का मोर रिजॉल्विंग पावर है, तो ये जो बड़ा भी करेगा ना तो वो सही से इसको क्लियर कट दिखा नहीं पाएगा। बट दूसरा जिसका हाई रिजोल्यूशन पावर है वो क्या करेगा ना, ये सेपरेट दिखा देगा इन दोनों को, उसका रिजोल्यूशन अच्छा है। ऐसे यहाँ पे हर एक लाइन आपको क्लियर दिख रही है, ठीक है, यहाँ देखो ब्लर हो जा रही है, तो यही होता है रिजोल्यूशन। ठीक है, अभी आगे चलते हैं यहाँ पर, और अब हम समझेंगे रिजॉल्विंग पावर मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पे मैं एक आपको और इमेज दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखो, ये लो रिजोल्यूशन इमेज है, ये हाई रिजोल्यूशन इमेज है। ये सब फंडा किसका है, रिजोल्यूशन का। आपका कैमरा पावरफुल होगा, हाई रिजॉल्विंग पावर होगी, तो वो इस तरीके की इमेज लेगा। लो रिजॉल्विंग पावर होगी तो वो इस तरीके की इमेज लेगा। ठीक है, अभी हम मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिजॉल्विंग पावर का मतलब एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है अब ये रिजोल्यूशन। ठीक है, अब जो माइक्रोस्कोप है उसका जो रिजॉल्विंग एबिलिटी है मतलब रिजॉल्विंग पावर है, वो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो है वेवलेंथ, जो भी लाइट यूज कर रहे हो। दूसरा एंगुलर अपर्चर, समझाऊंगा अभी क्या होता है। तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इन तीनों को डिराइव करके एक फॉर्मूला बनाया गया जिसको बोलते हैं एबे इक्वेशन, है ना। और इसमें हम निकालते हैं लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी से। किसे किया जाता है, स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा मींस वेवलेंथ डिवाइडेड बाय एन मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन थीटा मींस एंगुलर अपर्चर। ठीक है, क्लियर। और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगुलर अपर्चर, तो उसको आप बोलते हो न्यूमेरिकल अपर्चर। मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगुलर अपर्चर। ठीक है, अभी हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि यही है आपकी माइक्रोस्कोपी का फाउंडेशन। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि किस तरीके से इन तीनों चीजों पर लैम्डा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगुलर अपर्चर, इन तीनों पे डिपेंड करती है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहां पर देखो, अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, लैम्डा की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लैम्डा की। मतलब लैम्डा मतलब वेवलेंथ। अब हमेशा याद रखना एक चीज, ये है डी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। वेवलेंथ डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, सॉरी, हमेशा याद रखना ये जो डी है, ये जो डी है मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है, ये जितना ज्यादा स्मॉल होगा, उसकी वैल्यू जितनी ज्यादा स्मॉल होगी, रिजोल्यूशन उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, डी शुड बी स्मॉल फॉर हाई रिजोल्यूशन। ठीक है, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, जितनी ये छोटी वैल्यू कर सकते हो आप, जितना डी का वैल्यू छोटा कर सकते हो, उतना ज्यादा रिजोल्यूशन आपका बढ़ जाएगा। ये बात याद रखना, समझ रहे हो। तो डी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए फॉर हाई रिजोल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। चलो अब धीरे धीरे एक एक करके समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, d इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय n इंटू साइन थीटा है, साइन अल्फा है। तो हम अभी बात करने जा रहे हैं लैम्डा की, मतलब वेवलेंथ की। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो पता ही है, समझ में आता है, थोड़ी बहुत मैथ्स सबने पढ़ी है स्कूल में। तो अभी यहाँ पर देखो, d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। ठीक है, मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा। और मैंने अभी क्या बताया था, डी बढ़ेगा तो रिजोल्यूशन कम होगा, तो डी की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, जितना छोटा डी होगा उतना रिजोल्यूशन अच्छा होगा। तो यहाँ पर वेवलेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी आपको ये तो पता ही होगा, विबग्योर, वी आई बी
GYOR, है ना? ये क्या है? रेड है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वो इस तरफ हाई होता है, हाई वेवलेंथ। आपको पता ही है कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा हाई होता है। और इस तरफ बढ़ोगे आप तो वेवलेंथ कैसा होगा? लो वेवलेंथ। ठीक है, तो इस तरफ की लाइट को जब आप यूज करोगे, मोस्टली केस में ब्लू लाइट को यूज किया जाता है एज अ लाइट सोर्स, ब्लू लाइट को। ठीक है, इसको यूज किया जाता है एज अ लाइट सोर्स। तो जितना लो वेवलेंथ का लाइट आप यूज करोगे उतना अच्छा रिजोल्यूशन होगा। जितना लैम्डा कम होगा, वेवलेंथ कम होगा, उतना ही डी कम होगा, क्योंकि डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा स्मॉल होगा तो डी स्मॉल होगा, डी स्मॉल होगा तो रिजोल्यूशन हाई होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो लैम्डा समझ में आ गया। और ये भी याद रखना कि ज्यादातर ब्लू, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि अच्छी लाइट ब्लू और रेड में से कौन सी होती है माइक्रोस्कोपी के लिए, तो ब्लू होती है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या होता है? लो होता है। लो वेवलेंथ होगा तो डी क्या होगा? लो होगा। और डी लो होगा तो रिजोल्यूशन हाई होगा। ओके, तो ये वेवलेंथ की बात हो गई। अभी बात करते हैं इसकी एंगुलर अपर्चर की। ठीक है, एंगुलर अपर्चर की। तो एंगुलर अपर्चर का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। एंगुलर अपर्चर, तो यहां देखो, ये है आपका लाइट सोर्स। माइक्रोस्कोप में ऐसी होता है, लाइट सोर्स नीचे की तरफ होता है, बताया था आपको। और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर होता है कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस, ठीक है। और यहाँ पे आपका होता है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन, ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट पड़ती है, यहाँ से जो लाइट निकलती है लाइट सोर्स से, ठीक है, वो आपका कंडेंसर लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है। कहाँ पर? स्पेसिमेन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइट जो कन्वर्ज हो रही है ना ऐसे, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर एक क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये एक ऐसा एंगल बनता है। ठीक है, ओके, एंगल बनता है। तो ये एंगल जो है साइन अल्फा, ये एंगल जो है, ये जितना लार्ज होगा, जितना लार्ज एंगल होगा, लार्ज, उतना ही ज्यादा लाइट स्प्रेड होगी। ठीक है, लार्ज एंगल होगा तो लाइट स्पेसिमेन पे उतने अच्छे तरीके से पड़ेगी, पूरे स्पेसिमेन को कवर करेगी। स्मॉल एंगल होगा तो पूरे स्पेसिमेन को कवर नहीं कर पाएगी, पूरे स्पेसिमेन पे स्प्रेड नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ज्यादा स्प्रेड होने के लिए एंगल बड़ा होना चाहिए, तो इसीलिए एंगुलर अपर्चर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर देखो साइन अल्फा, यहां पर देखो डी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा मतलब साइन अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यही बात कर रहे हैं, एंगल जितना ज्यादा होगा उतना ही डी कम हो जाएगा। और डी कम ही तो चाहिए हमको। जितना डी कम होगा उतना ज्यादा रिजोल्यूशन अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगुलर अपर्चर। एंगुलर अपर्चर मतलब वो जो कोन ऑफ लाइट बन रहा है, जो सैंपल पे पड़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है, वो एंगल लाइट का ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा एंगल होगा, मतलब जितना ज्यादा एंगुलर अपर्चर होगा, उतना ज्यादा लाइट स्प्रेड होगा आपके ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व हो पाएगा। डी की वैल्यू उतना ही कम होगी जितना ज्यादा एंगुलर अपर्चर होगा, और डी की वैल्यू कम होगी तो रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अभी तीसरे पे आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। अब देखो यहाँ पे साइन अल्फा, देखो साइन अल्फा, अगर मैं आपको बताऊं, आपने थोड़ा बहुत मैथ्स अगर आपको याद आ रहा हो, तो साइन
अल्फा की मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एंगल कितना होता है? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो हमें नीचे की वैल्यू ओवरऑल बढ़ानी है ताकि हम डी कम कर सकें। तो जितना ज़्यादा कोशिश कर सकें इस वैल्यू को बढ़ाने की, ओवरऑल न्यूमेरिकल अपर्चर को बढ़ाने की, जितना ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल अपर्चर आप बढ़ाओगे उतना ही डी कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल अपर्चर। जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हो आप इसको बढ़ाने की, उतना ही ज़्यादा आप इसको कम कर पाओगे। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? अब साइन अल्फा तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, राइट। और आपकी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 होता है। तो अब सब कुछ आके डिपेंड करता है एन पे, मतलब क्या आप स्पेसिमेन के साथ कोई ऐसा मीडियम यूज कर सकते हो जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ जाए, तो आपकी ओवरऑल नीचे की वैल्यू बढ़ जाए और उससे डी की वैल्यू कम हो जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं ऑयल का, ऑयल इमर्सन। अगर आपको याद हो, ऑयल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो 1.5 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप 1.5 से साइन अल्फा को करोगे तो ये वैल्यू नीचे की बढ़ गई। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम जैसे ऑयल इमर्शन को यूज किया जाता है ताकि लाइट और ज्यादा स्प्रेड हो आपके स्पेसिमेन पे, और जितना ज्यादा नीचे का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही डी की वैल्यू कम हो जाएगी, और डी की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका एब्बे इक्वेशन। और लैम्डा मतलब वेवलेंथ, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन अल्फा मतलब एंगुलर अपर्चर का इंपॉर्टेंस। ओके, चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी इक्वेशन से रिलेटेड जल्दी से समझ लेते हैं, एंड आई होप कि आप इसको सॉल्व कर पाओगे अब। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन माइक्रोस्कोप इज इट्स रिजोल्यूशन। यहाँ पे कैपिटल डी लिखा है बट आप स्मॉल डी मान के चलो, स्मॉल डी होता है ये। विच कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉर्मूला। यहाँ पे स्मॉल डी लिखा है मैंने, फॉर्मूला अभी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, वेयर डी इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। वही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वही। lambda is the wavelength of incident light, and alpha is the angular aperture, and n is the refractive index of the medium. Given below are several suggestions to improve the resolution. सिंपल, इतना जो कहानी इन्होंने बताया, देखो सीएसआर के क्वेश्चन में ना यही होता है, 90% ना कहानी होती है, नींव रखी जाती है क्वेश्चन की। ठीक है, पृष्ठभूमि तैयार की जाती है युद्ध के लिए, बट युद्ध क्या होता है? एक ही चीज पॉइंट पे लड़ा जाता है। वैसे ही लास्ट की लाइन देखो क्या है, गिवन बिलो सेवरल सजेशंस टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन। बस यही है क्वेश्चन, रिजोल्यूशन कैसे इंप्रूव करना है, बस। फॉर्मूला याद है तो इतना क्वेश्चन पढ़ का कोई मतलब नहीं बनता। अब आपको पता ही है रिजोल्यूशन इंप्रूव करने के लिए क्या है, वेवलेंथ कम कर दो। वेवलेंथ क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। साइन अल्फा मतलब एंगुलर अपर्चर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। बस अब देख लो यहाँ पे, वेवलेंथ स्मॉल मतलब डिक्रीज द वेवलेंथ, ये सही लग रहा है। डिक्रीज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब ये सही है, 1 सही है। इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, नो दिस इज रॉन्ग। यूज ऑयल दैट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बताया था अभी आपको मैंने, 1.5 होता है। यूज ऑयल बिकॉज ऑफ इट्स लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नो। तो 1 और 3 इसका आंसर। भाई बहुत आसान होता है, कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सीसायर का हो, डीबीटी का हो, गेट का हो, बकायदा आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो तैयारी ऐसी करके जाओ ना कि कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए आपको आसान लगे। ठीक है, 100 बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, किसी के लिए तो बहुत आसान होता है वो पेपर, किसी के लिए टफ होता है, किसी के लिए सो एवरेज होता है, बट क्यों, सब डिपेंड करता है कि तैयारी कैसी हुई है। तो आप उनमें से बन के जाओ जिनके लिए पेपर आसान हो, और वो कब लगेगा? जब तैयारी बहुत अच्छी हो। और तैयारी कब अच्छी होगी? जब कंसेप्ट अच्छे से समझोगे, अच्छे से बिल्डअप करोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अभी कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है समराइज कर लेते हैं। और ये टेबल बहुत अच्छा है उस चीज के लिए। तो यहाँ पर देखो कि
मैग्निफिकेशन दे रखा है पहले वाले रो में। देखो मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, है ना। स्कैनिंग, लो पावर, हाई पावर, ऑयल इमर्शन, देखो मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है। 4x से 10x हो गया, फिर 40x हो गया, फिर 100x हो गया। ये डिपेंड किस पे करता है? न्यूमेरिकल अपर्चर पे। तो याद करो, अभी देखना हुआ टेबल में मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, मान लो रिजोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपका न्यूमेरिकल अपर्चर कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? याद करो, d इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल अपर्चर। तो मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर जितना हाई होगा, d उतना ही कम होगा, मतलब उतना ही ज्यादा अच्छा रिजोल्यूशन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल अपर्चर भी बढ़ रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर भी बढ़ रहा है, तभी जाके आपका मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है। ओके। अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कम होते चले जाना चाहिए, तभी जाके मैग्निफिकेशन बढ़ेगा। याद आ रहा है? फोकल लेंथ देखो 40 mm से 16 mm हो गया, 4 mm हो गया, और 1.8 mm हो गया। ठीक है। ओके। उसके बाद वर्किंग डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गया, कम हो रहा है। देखो जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, मैग्निफिकेशन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट रिजॉल्विंग पावर विद लाइट ऑफ 450 नैनोमीटर, मतलब ब्लू लाइट। देखो रिजॉल्यूशन, रिजॉल्विंग लिमिट ये कम है, मतलब जितनी डी की वैल्यू कम हो रही है, 0.18 हो गई है, मतलब उतना अच्छा रिजॉल्यूशन। ये डी की वैल्यू है, देख रहे हो, कम होती चली गई है। समझ रहे हो? तो ये पूरा समरी था जो भी अभी तक हमने पढ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल उसका प्रिंसिपल याद रखना है, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो इस वाले स्लाइड पे मैं आपको दोनों कंपेयर करके दिखाऊंगा, फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। बस फिर क्या है, यहाँ पर देखो ब्राइट फील्ड में क्या होता है कि ब्राइट फील्ड जो है ना वो आपके एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड है। ठीक है। ये जो लाइट सोर्स से लाइट निकल रही है, कंडेंसर कंडेंसर लेंस क्या कर रहा है, इस लाइट को क्या कर रहा है, स्पेसिमेन पे कंडेंस कर रहा है, और ये सारी की सारी लाइट स्पेसिमेन में अब्जॉर्ब हो जा रही है, अब्जॉर्ब हो जा रही है। ठीक है। और जब आपका स्पेसिमेन लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा तो वो डार्क दिखेगा। ओके। तो ब्राइट फील्ड में आपका स्पेसिमेन डार्क दिखता है और फील्ड ब्राइट दिखती है, हमेशा याद रखना। आगे आगे वाले स्लाइड पे और अच्छे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी यहाँ पे आप प्रिंसिपल देखो कि ब्राइट फील्ड में क्या होता है, लाइट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, हमेशा याद रखना। और क्योंकि स्पेसिमेन लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए वो डार्क दिख रहा है। ओके। क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, क्यों डार्क दिख रहा है, आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। बट यहाँ पे अभी डार्क फील्ड का देखो। डार्क फील्ड में क्या होता है कि जब यहाँ से लाइट निकलती है लाइट सोर्स से, तो कंडेंसर तक पहुंचने के बीच में एक रास्ते में यहाँ पर एक सेंट्रल अपर्चर लगा दिया जाता है, मतलब बीच में लाइट का रास्ता रोक दिया जाता है, तो लाइट सिर्फ किनारे से पहुंचती है कंडेंसर के पास, और ये आगे भी किनारे किनारे में पहुंचती है। तो ये जो स्पेसिमेन है ना, इसके सिर्फ किनारों को टच करती है लाइट, यहाँ पे ऐसे बीच में टच नहीं करती, सिर्फ किनारे पे करती है। तो उससे क्या होता है कि सिर्फ किनारा किनारा ही दिखता है, मतलब स्पेसिमेन का बाउंड्री दिखेगी, बट स्पेसिमेन के अंदर का कुछ नहीं दिखेगा। तो इससे क्या होगा कि स्पेसिमेन की इमेज नहीं बनेगी, बैकग्राउंड की बनेगी। तो इसीलिए इसमें स्पेसिमेन कलरलेस होता है और फील्ड डार्क हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क फील्ड। तो आप नाम से याद रखना, ब्राइट फील्ड में बैकग्राउंड ब्राइट होता है, फील्ड ब्राइट होता है, इसलिए इसको ब्राइट फील्ड बोलते हैं। और ब्राइट फील्ड में जब फील्ड ब्राइट होगी तो स्पेसिमेन डार्क होगा। डार्क फील्ड में फील्ड डार्क होती है, बैकग्राउंड डार्क होता है। जब बैकग्राउंड डार्क होगा तो स्पेसिमेन कैसा होगा, ब्राइट होगा। क्लियर। और ये किस पे बेस्ड होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है। यहाँ पे जल्दी समझ लेते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, फॉर्म्स अ डार्क इमेज अगेंस्ट ए ब्राइट बैकग्राउंड। इसका सैंपल प्रिपरेशन कैसा होता है, पहले उसको फिक्स करते हैं सेल्स सैंपल्स को। आपने किया होगा ग्राम स्टेनिंग जब लैब में, तो क्या हीट फिक्सेशन की करते हो स्लाइड को,
स्लाइड पे बैक्टीरियल सैंपल डाल के उसको हीट पे ऐसे से करते हो, तो उसको फिक्सेशन बोलते हैं, ताकि वो उस पर फिक्स हो जाए। ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग करते हैं हम। ठीक है। तो फिक्सेशन का जो मेथड है वो हीट फिक्सिंग हो सकता है या केमिकल फिक्सिंग हो सकता है, याद रखना। हीट फिक्सिंग में क्या होता है? हीट फिक्सिंग ऑफ बैक्टीरियल स्मीयर्स जेंटली बाय हीटिंग एंड देन एयर ड्राइंग, हम सब ने किया है, मोस्टली बच्चों ने किया है। ठीक है। केमिकल फिक्सिंग में क्या होता है? कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, ये प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स डिनेचर हो जाते हैं, और वो जो आपका सैंपल है वो स्लाइड पे फिक्स हो जाता है। ठीक है। जैसे कि मेथनॉल यूज करना, एथनॉल यूज करना, एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, तो ये सब याद रखना, ये सब केमिकल फिक्सेटर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, ब्राइट फील्ड में, फील्ड आपकी ब्राइट है लेकिन इमेज कैसी बन रही है? डार्क। ग्राम स्टेन का एग्जांपल है। तो ये है इसका एग्जांपल ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का। इस तरीके की इमेज बनेगी। फील्ड देखो कितनी ब्राइट है ये फील्ड, बट इमेज देखो ये बैक्टीरिया की डार्क बन रही है। इकोलाई का देखो यहाँ पे रेड रेड इकोलाई बन रहा है, लेकिन बैकग्राउंड कैसा है? पूरा ब्राइट, इसलिए इसको बोलते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ओके। यहाँ पर अब देखो यूज ऑफ स्टेनिंग डाइज। अब यहाँ पे क्या होता है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम स्टेनिंग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है ना सैंपल पे आपके, वो पूरा ही पड़ रही है, सैंपल पे भी पड़ रही है और आपके बैकग्राउंड पे भी पड़ रही है। तो लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर आपके जो सैंपल होते हैं वो कलरलेस होते हैं। तो इतनी ज्यादा लाइट जब पड़ेगी तो वो कलरलेस ऑर्गेनिज्म दिखाई ही नहीं देंगे, इसलिए उनको स्टेन किया जाता है। और क्योंकि वो स्टेन होते हैं, इसलिए लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं कंपेयर टू बैकग्राउंड, इसलिए वो डार्क दिखाई देते हैं। ठीक है। तो डाइस याद रखना, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ जाती है। डाइस दो तरीके की होती है मेनली, एसिडिक डाइस और बेसिक डाइस। हम पहले एसिडिक डाइस देखते हैं। एसिडिक डाइस में मतलब मेनली जो एसिडिक डाइस होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है। और जैसे कि इयोसिन, एसिड फ्यूजिन, इंडिया इंक या रोज बंगाल, ये नाम कुछ याद रखना। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड डाइज है ना, ये मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से बाइंड होती है। बट एसिडिक डाइज मतलब नेगेटिवली चार्ज डाइज जो है वो ज्यादातर सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सेल का जो आउटर लेयर होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात एग्जांपल लो, तो उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है ना। तो वो जो आउटर लेयर होती है वो, उसको आप कैप्सूल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? कैप्सूल। ठीक है। तो एसिडिक डाइज इस केस में क्या करती है? अंदर नहीं पहुंच पाती, अंदर नहीं पहुंच पाती और वो बाहर ही रह जाती है, बल्कि वो बैकग्राउंड को पूरे को स्कैन वो कर लेती है, स्टेन कर लेती है, और अंदर नहीं पहुंच पाती। तो सिर्फ आपको ये वाला एरिया हाईलाइटेड दिखता है, मतलब कैप्सूल आपका यहाँ पर हाईलाइटेड दिखता है। ठीक है। तो क्योंकि आपकी इमेज यहाँ पर स्टेन नहीं हो रही, बैकग्राउंड स्टेन हो रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव स्टेनिंग भी बोलते हैं। ठीक है। एसिडिक डाइज मेनली नेगेटिव स्टेनिंग करने के लिए भी यूज होता है, और स्पेशली वो यहाँ पर ये कैप्सूल, कैप्सूल्स को स्टेन करने के लिए नेगेटिव स्टेन का यूज किया जाता है। हमेशा याद रखना, एग्जाम्स में ये वाला बहुत पूछा जाता है। मैंने कई सारे एंट्रेंस एग्जाम में देखा है कि कैप्सूल के लिए कौन सी स्टेनिंग होती है? नेगेटिव स्टेनिंग। ठीक है। देखो यहाँ पर आपका एक कैप्सूल हाईलाइट हो गया है, क्योंकि पूरे बैकग्राउंड को इसने क्या किया है? स्टेन कर दिया है। और ये अंदर नहीं, तो अंदर भी कुछ नहीं दिख रहा, बाहर भी कुछ नहीं, सिर्फ ये बाहर बाउंड्री नहीं दिख रही है, कैप्सूल दिख रहा है। ठीक है। अब अगर बेसिक डाइज की बात करें, तो वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाती हैं इजीली। ठीक है। जैसे कि क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू, सैफरिन, मैलिचिट ग्रीन। ओके। अब इसका ड्रॉबैक क्या है इस ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी का? तो एक कलरलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं देख सकते इससे, स्टेनिंग करनी ही पड़ती है। ठीक है। ओके, कलरलेस नहीं देख पाओगे। लिविंग सैंपल कैन नॉट बी ऑब्जर्व, क्योंकि जब आप फिक्स करोगे हीटिंग से या केमिकल से, तो वो मर जाएगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो लिविंग सैंपल आप नहीं देख सकते इससे। ठीक है। अब बात करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की। तो डार्क फील्ड का मतलब फील्ड आपकी डार्क है, इमेज आपकी ब्राइट, फॉर्म्स ब्राइट इमेज अगेंस्ट द डार्कर बैकग्राउंड। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, बैकग्राउंड कैसा है? डार्क, इमेज कैसी है? ब्राइट। ओके। लाइव एंड अनस्टेन्ड सेल्स कैन बी व्यूड। इसमें डार्क फील्ड में आप लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
अनस्टेन्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो, मतलब जिंदा बिना स्टेनिंग किए आप डार्क फील्ड में देख सकते हो। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये। डार्क फील्ड में किस टाइप के स्पेसिमेन देखे जा सकते हैं? जिंदा, अनस्टेन्ड, क्योंकि इसमें आप स्टेनिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है। और ब्राइट फील्ड में आप स्टेन करके देखते हो, तो वो उसमें आप लाइव नहीं देख पाते। सैंपल प्रिपरेशन इसमें कैसा होता है? हैंगिंग ड्रॉप मेथड, हमेशा याद रखना, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हैंगिंग ड्रॉप मेथड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हैंगिंग ड्रॉप मतलब क्या होता है? ये स्लाइड है, इस पे आपने एक ड्रॉप डाला आपने सैंपल का, और फिर स्लाइड को उल्टा कर दिया तो ये ड्रॉप नीचे की तरफ लटक जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप। और फिर आप इसका माइक्रोस्कोपी करो। सेल मूवमेंट देख सकते हैं, सेल मोटिलिटी देख सकते हैं इस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के हेल्प से। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क फील्ड कैसी है, डार्क, इमेज कैसी बन रही है, ब्राइट, इसलिए इसको बोलते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। चलिए ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे कंपेयर करते हैं ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी को, है ना। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट सारे फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे। तो ब्राइट फील्ड किस पे बेस्ड है? एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। डार्क फील्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहाँ पर लाइट का पाथ जो था वो डायरेक्ट लाइट थ्रू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन से होकर एब्जॉर्ब हो जाती है स्पेसिमेन में लाइट। बट इसमें क्या होता है, लाइट का पाथ ब्लॉक कर दिया जाता है, ऑब्लिक लाइट गुजरती है, सेंट्रल लाइट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्पेसिमेन के किनारों को छूकर जाती है और सिर्फ बाहर की बाउंड्री बनती है। ठीक है। और फील्ड डार्क हो जाती है। ओके। बैकग्राउंड इसमें ब्राइट होता है, इसलिए इसका नाम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है। बैकग्राउंड इसमें डार्क होता है, इसलिए इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। ब्राइट फील्ड में इमेज डार्क बनती है, डार्क फील्ड में इमेज ब्राइट बनती है। एक कुछ भी याद रखोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी मतलब फील्ड ब्राइट है, इमेज डार्क बनेगी। लाइट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फील्ड डार्क है, इमेज ब्राइट बनेगी, ऐसे याद रखो। ठीक है। कॉन्ट्रास्ट सोर्स, तो एब्जॉर्प्शन की वजह से या स्टेनिंग की वजह से कॉन्ट्रास्ट होता है इसमें, और डार्क फील्ड में स्कैटरिंग की वजह से कॉन्ट्रास्ट डेवलप होता है। बेस्ट फॉर स्टेन्ड एंड फिक्स्ड सेल्स, बेस्ट फॉर अनस्टेन्ड एंड मोटाइल थिन ऑर्गेनिजम्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। एंड ज़रूर बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। ठीक है। अगर कोई डाउट रह गए तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करो और मज़े करो।